गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने अपठित काव्यांश जो है उसको देखा था और फर्स्ट और सेकंड नंबर का है उसको हमने समझ लिया था। आज हम थर्ड, फोर्थ एंड जो फिफ्थ है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो काव्यांश जो हम निकाल रहे थे सैंपल काव्यांश के बाद में काव्यांश नंबर जो 3 दिया है उसको ओपन कर लीजिए, उसको हम यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। जो कविता की लाइन है और ये कविता की लाइन है 10 से 12 पंक्तियों में दी गई है। अपठित काव्यांश का मीनिंग जो है मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, यानी जो हमारा पढ़ा हुआ नहीं है, जिसको हम एट द टाइम जो हम बोल सकते हैं या उसी समय जिस समय हमको यह दिया गया है और हमारे सामने क्वेश्चन पेपर में या किसी भी रूप में जो है किसी भी तरीके से दिया गया उसको हम पढ़ते हैं और उससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर दिए जाते हैं या प्रश्न पूछे जाते हैं हम उनके उत्तर उसी में से देखकर अपने शब्दों में उनको लिखते हैं। तो इसको देखिए काव्यांश 3। विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। विषुवत रेखा सभी को पता है, विषुवत जो रेखा आप उसको SST में पढ़ते होंगे तो और किसी नाम से जानते होंगे। तो वही रेखा के इर्द गिर्द या इस तरफ बोले या इस तरफ वो व्यक्ति के बारे में बताया गया है। ध्रुववासी जो हिम में तप में, हिम में यानी बर्फ में, तम यानी अंधेरे में जी लेता है काँप काँप कर वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्गसी सुखद सकल विभवों की आकर धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए जो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज, रज मीन्स धूल, तन रहते कैसे तज दोगे, तज मीन्स त्यागना, उसको है वीरों के वंशज। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जो विषुवतीय जो प्रदेश होते हैं यानी विषुवत रेखा के आसपास जो प्रदेश है देखा होगा आपने, बहुत ही बर्फीले होते हैं ना। वहाँ पर किस प्रकार जो अधिकतर मौसम हम बोल सकें कि सर्दी के ही होते हैं, जो धूप है वो बहुत ही कम वहाँ पर हमको दिखाई देती है। तो वहाँ के निवासी जो है हाँफ हाँफ कर जीते हैं क्योंकि जलवायु जो है वहाँ पर अत्यंत ठंडी है। यदि हम ऐसे बोलें कि खून जमा देने वाली ठंड पड़े तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि ऐसी ठंड वहाँ पर होती है। तो फिर भी वहाँ के जो लोग हैं अपनी मातृभूमि के लिए जीते हैं, जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं और वहाँ की जलवायु जो है ये हमारे लिए तो अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ के जो लोग हैं फिर भी अपनी धन संपदा मातृभूमि को नमन करते हैं। वहाँ पर भी जीवन है और जिस तरीके से हम लोग जीवन जी रहे हैं वहाँ पर भी वह क्या कर रहे हैं, शत्रुओं से लड़ने की शक्ति और सभी प्रकार के जो मौसम है उसमें लड़ने की शक्ति या हम जो भी बोलें वह लोग वहाँ पर भी इतनी ठंड पड़ रही है, बर्फ़ जम रही है, पानी जम रहा है वहाँ पर फिर भी वह रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर देखते हैं कि विषुवतीय रेखा का वासी मतलब विषुवतीय रेखा के आसपास जो लोग रहते हैं वहाँ पर क्यों जीता है, क्यों जीता है आपको यहाँ पर दिया गया है। देखो, जीता है जिस हाँफ हाँफ कर रखता है अनुराग अलौकिक फिर वह भी अपनी मातृभूमि पर, फिर भी अपनी मातृभूमि से अलौकिक प्रेम, जैसा हम ईश्वर पर आस्था विश्वास बनाए रखते हैं अपनी मातृभूमि पर वह बना कर रखता है। तो विषुवत रेखा पर क्या होती है, भीषण गर्मी। विषुवत रेखा का वासी जो होता है हाँफ हाँफ कर मतलब वहाँ पर बहुत पसीना आता है, वहाँ गर्मी होती है। और ध्रुववासी जो ध्रुवीय तट का वासी है, ध्रुवीय क्षेत्र है, वहाँ ठंड पड़ती है। तो देखिए ध्रुवीय प्रदेशों की जलवायु कैसी होती है, यहाँ पर लिखा है कि ध्रुववासी जो हिम में तम में, हिम यानी बर्फ में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बर्फ होती है। तो ध्रुवीय प्रदेशों की जलवायु कैसी होती है तो हम क्या बताएंगे कि वहाँ की जलवायु जो अत्यंत ठंडी होती है, यहाँ पर हमेशा 12 महीने जो है बर्फ़ जमी हुई रहती है, दिन बहुत छोटे होते हैं। क्योंकि हम देखते हैं हमारे जो भारत की जलवायु है अभी क्या है, ठंड पड़ रही है, हम बोलते हैं ना कि ठंड में रातें लंबी होती है, दिन बहुत छोटे होते हैं। तो उसी प्रकार वहाँ पर भी जब पृथ्वी घूमते हुए विषुवत रेखा या ध्रुवीय रेखा, विषुवत रेखा का तो तापमान जो होता है गर्म होता है, लेकिन ध्रुवीय प्रदेशों में जो जलवायु है वह अत्यंत ठंडी होती है और ठंडी होने के कारण दिन जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती है, इसीलिए अंधेरा जो है वो अधिक समय तक बना रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ भी हम देखते हैं कि 6 बजे जब सूर्यास्त हो जाता है
और गर्मी जैसे जैसे बढ़ती है तो 7:30 बजे तक जो है हमको उजाला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, काव्यांश के आधार पर मातृभूमि की विशेषताएं लिखिए। तो मातृभूमि की तो जितनी विशेषताएं लिखी जाए उतनी कम है। तो मातृभूमि के लिए आप क्या लिख सकते हैं कि हमारी मातृभूमि का हम वर्णन करें कि स्वर्ग के समान क्या है, सुंदर है और सुखदायी भी है यहाँ पर, क्योंकि अनेक वीरों ने आज़ादी की लड़ाई लड़के जो हमको यह आज़ादी दी है वह तो उसका तो जो मूल्य ही नहीं चुकाया जा सकता, ना उसका वर्णन किया जा सकता है। यह मातृभूमि सभी प्रकार के सुखों का भंडार भी है, क्योंकि धरती क्या बोलते हैं, सोना उगलती है, यानी किसान मेहनत करता है, परिश्रम करता है, ये तो है ही, लेकिन धरती के अंदर से भी जो जल है पीने के लिए वह मिलता है। बहुत सारे रत्न मिलते हैं, हीरे जवाहरात खाने, है ना, और जो पेट्रोल वगैरह जो भी होता है पृथ्वी के अंदर से मिलता है, पृथ्वी के ऊपर भी यदि वन है तो क्या बोल सकते हैं हम, जीवन है। इसीलिए हमारी धरती क्या है, हमारे पर मोर मुकुट के समान है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वीरों के वंशज किसे कहा गया है। वीरों के वंशज किसे कहेंगे हम, अपने भारत के लोगों को, भारत की जनता को, क्योंकि अनेक ऋषि मुनि वीर तपस्वी सभी प्रकार के जो लोग हमारे भारत की भूमि पर जिन्होंने जन्म लिया है और आज हम उन्हीं की संतानें हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन देखिए, अलौकिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग प्रत्यय मूल शब्द पृथक करके लिखो। अलौकिक, अलौकिक में क्या है, अ जो है वो उपसर्ग है, लौकिक आप अलग कर दीजिए, अ शब्द क्या है यहाँ पर, अवर्ण उपसर्ग का, फिर मूल शब्द, हमको क्या करना है, मूल शब्द और इसमें प्रत्यय भी दोनों ही बताना है। तो आलोक, आलोक जो है वह मूल शब्द है और इक जो प्रत्यय भी लगा हुआ है, उपसर्ग भी लगा है, प्रत्यय भी लगा है, जो मूल शब्द है हमने वो भी छाट लिया। अब देखते हैं यहाँ पर लास्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है कि हमारी मातृभूमि सभी देश की खान है, सभी सुखों की खान है। तो ये आपका जो काव्यांश है वह 3 यहाँ पर खत्म हुआ। हम काव्यांश 4 पे देखते हैं। देखिए, नारद गए विष्णु लोक, बोले भगवान से। नारद कहाँ गए, विष्णु लोक गए और भगवान से बोल रहे हैं कि देखा किसान को दिन भर में 3 बार उसने लिया है। किसका नाम लिया है, विष्णु जी का। बोले विष्णु, नारद जी आवश्यक दूसरा एक काम आया है, तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता। अभी एक आवश्यक काम आया है जो क्या करना है, केवल तुमको ही करना है, तुम्हारे अलावा कोई काम यह नहीं कर सकता। साधारण विषय यह वाद का विवाद होगा, साधारण विषय यह वाद का विवाद होगा, तब तक यह आवश्यक कार्य पूरा कीजिए। तेल पात्र यह लेकर प्रदक्षिणा कर आइए भूमंडल की, ध्यान रहे सविशेष एक बूंद भी इससे तेल न गिरने पाए। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि एक आवश्यक कार्य है वो करना है, प्रदक्षिणा लगाना है, धरती के चारों ओर आपको चक्कर लगाना है और भूमंडल मतलब प्रकृति की, और क्या करना है, जो तेल आपको दिया गया है ना, कुछ पात्र दिया है और उसमें तेल दिया रखा हुआ है, तेल भरा हुआ है और एक बूंद भी तेल जो है आपको प्रदक्षिणा करते समय, परिक्रमा करते समय गिरना नहीं चाहिए। किसी कविता की जो पंक्तियां हैं ये यहाँ पर छोटे रूप में दी गई है, इसीलिए हमको ये कुछ अधूरी अधूरी सी प्रतीत हो रही है। तो हम इसके प्रश्न के उत्तर देखते हैं। नारद ने भगवान विष्णु के पास जाकर उन्हें क्या सूचना दी, क्या सूचना दी कि किसान ने पूरे दिन में आपका नाम जो है 3 बार ही लिया है, 3 बार जो है आपका नाम किसान ने लिया है। भगवान विष्णु ने क्या कहते हुए नारद को दूसरा काम बताया, भगवान विष्णु ने बोला, उनको एक काम सौंपा कि उस काम जो है मैं तुमको नारद मुनि एक काम है जो मैं तुमको दूंगा, तो तुम्हारे अलावा कोई काम यहाँ दूसरा नहीं कर सकता, इसलिए तुमको ही करना है। भगवान विष्णु ने नारद को कौन सा आवश्यक कार्य सौंपा, भूमंडल की या प्रकृति की क्या करना है, उसको पृथ्वी का जो है एक चक्कर पूरा करना है और वो भी तेल से भरा पात्र लेकर। नारद को किस बात का विशेष ध्यान रखना था कि वह जो तेल का पात्र था उसमें एक बूंद भी तेल जो है नीचे न गिरने पाए। इनके उपसर्ग और मूल शब्द बताइए। सविशेष और प्रदक्षिणा, तो सविशेष में उपसर्ग क्या है, सविशेष जो है मूल शब्द, और प्रदक्षिणा में प्र जो है वह कैसा है,
उपसर्ग और दक्षिणा मूल शब्द। पात्र शब्द के दो दो अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। एक तो पात्र होता है जिसका मतलब होता है बर्तन, और दूसरा पात्र का मीनिंग होता है जो कैरेक्टर हम रोल करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, पात्र बोल सकते हैं या फिर योग्य या लायक भी बोल सकते हैं। एक तो पात्र जो बनते हैं वो भी, और योग्य अपन बोलते हैं ना कि वह इस काम के पात्र इसके योग्य है कि नहीं। तो ये हमारा काव्यांश 4th जो है यहाँ पर कंप्लीट हुआ। काव्यांश 5th देख लीजिए यहाँ पर। तितली तितली कहाँ चली हो नंदन वन की रानी सी, वन उपवन में गिरी कानन में फिरती हो दीवानी सी। मतलब कवि यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं तितली को कि कहाँ चली नंदन वन की रानी सी। नंदनवन जिसका हम स्वर्ग में ही जिक्र करते थे कि वहाँ पर नंदनवन देवताओं के लिए हुआ करता था, तो यहाँ पर तितली को भी वही बोला गया है कि जो बगीचों में आसपास घूमती हो, मतलब नंदनवन की जैसे तुम रानी हो, जहाँ तुम्हारा मन करता है वहाँ पर घूमती हो। वन उपवन में गिरी कानन मतलब जंगल, बगीचों सभी दूर फिरती हो दीवानी सी, फूल फूल कर अटक अटक कर करती कुछ मनमानी सी, पत्ती पत्ती से कहती कुछ अपनी प्रणय कहानी सी। यह मस्ती इतनी चंचलता किससे अली तुमने पाई, कहाँ जा रही हो इस निर्जन मंदिर में उषा में अलसाई। मतलब निर्जन मंदिर में मतलब कहाँ सुनसान जगह में तुम कहाँ अलसाई यानी किस प्रकार से जा रही हो। सोते ही सोते मीठी सी सुधी तुमको किसकी आई, जो चल पड़ी जाग झटपट लेते लेते अंगड़ाई। अब प्रश्न उत्तर इसके तो आपको इसी में दिए हो गए। तितली दीवानी सी कहाँ फिरती है, बाग बगीचों में, जंगल में, पहाड़ों के आसपास या सभी। तो यहाँ पर सभी आ जाएगा। कवि के अनुसार तितली अपनी प्रेम कहानी सी किससे कहती रहती है, किससे कहती है, फूलों कलियों पौधों से। कवि को प्रातःकाल कैसा लग रहा है, कवि को प्रातःकाल आलस्य भरी है ना, आलस्य भरी सुनसान मदहोश करने वाली जो तितली है वह बता रहे हैं। तितली जल्दी जल्दी क्यों भागी जा रही है, क्यों भाग रही है तितली, किसी की याद जो है आ जाने के कारण। जो चल पड़ी जाग तुम झटपट में रेखांकित अंश क्या है, झटपट। यहाँ पर झटपट मतलब जल्दी, तो ये क्या है, क्रिया विशेषण, किसी क्रिया की चल पड़ी, चल रही हो लेकिन किस प्रकार से, झटपट, तो यह यहाँ पर क्रिया विशेषण है। और काव्यांश में प्रयुक्त जो अली शब्द का, अली मतलब होता है सखी, अली यानी भ्रमर और भंवरा भी होता है, और अली शब्द यानी सखी भी होता है। तो ये आपके काव्यांश जो है यहाँ पर खत्म हुए। पीछे बेटा आपको यहाँ पर उत्तर माला भी दी गई है, जो आप यदि कठिन पड़ता है तो पीछे से उत्तर देखकर लिख सकते हैं। इसके अलावा काव्यांश 3 जो है वो अलग है, तो वो फिर हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में समझेंगे।